हरियाली बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बरामदे में और 2 नए गमले लाकर रख दिए। पौधों का एग्जीबिशन लगाया हुआ है पूरे आंगन में। मम्मी जी, आपको नहीं पता क्या, हमारा घर चारों ओर से पौधों की हरियाली से घिरा हुआ है, जिससे हमें शुद्ध और ताज़ी हवा और तो और ठंडक भी मिलती है ना? कितना फ़ायदेमंद। फिर अरे चुप हो जा। घर की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी जंगल में रह रही हूँ। पूरे घर को पौधों से ढक दिया है, बेवकूफ़ कहीं की। ये कहानी है हरियाली बहू की, जिसे पौधे लगाना बहुत पसंद होता है और तो और उसे हरियाली भी काफ़ी अच्छी लगती। लेकिन सास उषा को इस सब से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव नहीं होता, बल्कि उनसे घुटन और चिड़चिड़ होती है। एक दिन रात में जब उषा सो जाती है, तभी खुली हुई खिड़की में से एक सांप अंदर आता है और उसे देखकर उषा डर जाती है और वो बेड पर चढ़कर कूदने लगती है। सांप! सांप! बचाओ! हरियाली और उसका पति रोहन वहां आ जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, क्या हुआ मम्मी? अभी तक चिल्ला क्यों रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? सपने में या हकीकत में कैसा दिखता था वो? भूत था या भूतनी थी? फुल स्टोरी बताओ ना मम्मी जी। अरे कल मुही, तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे तूने जो हमारे घर को जंगल बना रखा है ना, उसके कारण सांप घुस आया। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोहन और हरियाली दोनों भी बहुत डर जाते हैं। सांप! ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, ये तो बहुत डेंजरस मामला है। अब तो हमें घर में चौकन्ना रहना होगा, वरना वो सांप हम में से किसी को भी डस लेगा और काम खत्म। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं सपेरे को बुलाता हूँ, वो लोग सांप को पकड़कर टोकरी में ले जाते हैं। अगले दिन जब सपेरा घर में आकर बीन बजाता है, तब भी सांप बाहर नहीं निकलता। अरे ओ सपेरे काका, सांप क्यों नहीं निकल रहा है? कहीं आपकी ये बीन कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है ना? उषा जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरज रखिए। मम्मी जी, कहीं मेरे पौधों को हटाने के लिए ये आपकी कोई चाल तो नहीं है ना? अरे नासपिटी, तेरी तरह इतनी चीप हरकत नहीं करती मैं। तभी हरियाली नागिन डांस करने लगती है ताकि सांप उसके गाने को सुनकर बाहर निकले। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे बहू, ऐसा गाना सुनकर तो सांप और अंदर चला जाएगा। लेकिन तभी सांप अलमारी के पीछे से निकलकर बाहर आता है और सपेरा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, वो सांप मेरे कारण ही बाहर निकला। अरे चुप हो जा, बेशरम कहीं की। वो सांप घर में तेरी वजह से ही तो आया था। देख हरियाली बहू, पौधे गमलों को अपने हाथों से फेंक कर मैं पाप नहीं करना चाहती। भलाई इसी में होगी कि तू चुपचाप सारे पौधों को हमारे घर के चारों ओर से निकाल कर कहीं और लगा कर आ। लेकिन मम्मी जी, मैं उन सबको कहाँ रखूंगी? आपके सर पर? हरियाली, बदतमीजी मत करो, और जैसे मम्मी कह रही है वैसे ही करो। अगर उन्हें पौधों से घुटन और नफरत हो रही है तो उन्हें हटा दो ना। हरियाली गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं पौधों को अपने आंगन से नहीं हटाऊंगी। वो मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं। प्लांटिंग और गार्डनिंग मेरा बचपन का शौक है। रोहन, शादी के वचनों में एक वचन तुमने मुझे ये भी दिया था ना कि तुम्हें मेरे पौधे लगाने से कोई ऐतराज नहीं होगा, तो अभी क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो? अरे पर हरियाली, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। 2 से 3 पौधे समझ में आते हैं और काफ़ी नॉर्मल भी लगता है, लेकिन घर के चारों तरफ सिर्फ पौधे ही पौधे, अरे ये तो इरिटेटिंग और अजीब लगता है। अरे इतनी कौन सी बड़ी नेचर लवर हो यार तुम। देख हरियाली बहू, अगर इतना ही अपने नाम की तरह हरियाली से प्यार है ना, और पेड़ पौधा का पागलपन है ना तुझे, तो जा और हमेशा के लिए जाकर किसी जंगल में बस जा, लेकिन मेरे घर को मुक्त कर। ससुराल वालों के इतने सुनाने के बावजूद भी हरियाली बाज नहीं आती और वो मज़े से पौधे उगाती ही रहती।
एक सुबह जब हरियाली आंगन में नए पौधों को लगाने के लिए पानी डालकर गीला कीचड़ फैला रही थी, तब सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। अच्छा, ये पौधों के कारण ना अभी से ही दिसंबर जैसी ठंड लग रही है। ठिठुरते हुए रोहन आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर उस गीले कीचड़ पर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है और उसके शरीर के पीछे वाले भाग में गुलाब के कांटे चुभ जाते हैं। मर गया रे। ओह नो 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 नो, ये क्या, मेरे इतने मेहनत से लगाए गए गुलाब को तुमने 1 सेकंड में कुचल दिया। और आप बेवकूफ बीवी, इधर पति को कांटे चुभ गए, उसे छोड़कर तुम्हें अपने गुलाबों की पड़ी है। ओह सॉरी, रुको इधर ही, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। उषा का गुस्सा अब धीरे धीरे 7वें आसमान पर चला जाता है। वो कुछ आदमियों से कहकर रात में बहू के पौधों का काम तमाम करने के लिए कहती है। ये लो पैसे, और आज रात को सारे पौधों का सत्यानाश कर देना, ठीक है? ओके आंटी जी, आप फुल ऑन बेफिक्र रहिए, अपन सब संभाल लेगा आंटी जी। और हाँ, किसी को भनक ना पड़े या आस पड़ोस में कोई तुम्हें देख ना ले, इस सब का ख्याल रखना। और वो जो बरगद का पेड़ है ना मेरे आंगन में, उसे भी तोड़ देना, उससे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। रात में जब वो दोनों आदमी बहू के पेड़ पौधों को तोड़ने आते हैं, तभी बरगद के पेड़ को तोड़ने से पहले वो पेड़ पर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी रूह कांप उठती है। उस पेड़ की डाली पर हरियाली बैठी होती है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनकर एक भूतनी का गेटअप लिया होता है और हाथ में मोमबत्ती पकड़ी होती है और बाल खुले रखकर वो डरावनी आवाज़ में उन आदमियों से कहती है, मूर्ख आदमियों, पसीने क्यों छूटने लगे तुम्हारे अब मुझे देखकर? मैं हूँ बरगद वाली चुड़ैल और अब तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए, मेरे आज रात के डिनर का बंदोबस्त हो गया। हरियाली पेड़ से नीचे उतरकर उन दोनों आदमियों के करीब आने लगती है और उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोलती है और खून के लाल रंग वाले दांत दिखाती है। तभी वो दोनों आदमी चिल्ला पड़ते हैं, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। दोनों भी डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और हरियाली फूट फूट कर हंसती है। बड़े आए मेरे पेड़ पौधों को तकलीफ देने। प्लान चौपट होने पर सास उषा अपना सर पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद रोहन की नौकरी छूट जाती है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आजकल नई नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, उनसे कुछ दिन तक खर्चा निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? रोहन बेटा, तू चिंता मत कर, माता रानी सब ठीक कर देगी। रोहन कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके कारण हरियाली और उषा बहुत परेशान से रहने लगते हैं। एक सुबह अचानक से पूरे शहर में दंगे होने लगते हैं और सब कुछ बंद होता है। न्यूज़ चैनल में सख्त चेतावनी दी जाती है कि सभी अपने अपने घरों में रहो। तभी अचानक से उषा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसके बदन पर एलर्जी भी हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। पूरे शहर में दंगे चल रहे हैं मम्मी, हम किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते। तभी हरियाली अपने औषधीय पौधों के जरिए एक लेप और एक काढ़ा बनाती है और उषा का उपचार करती है, जिससे तड़पती बिलखती हुई उषा शाम तक एकदम फिट और फाइन हो जाती है। मुझे माफ़ कर दे हरियाली बहू, मैं गलत थी जो तेरे पौधों के खिलाफ थी। आज मुझे अपने किए का पछतावा और एहसास हो रहा है। लव यू मेरी प्यारी हरियाली बहू, तू है तो जीवन में हरियाली हरियाली है। लव यू टू मम्मी जी। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाती है और फिर पेड़ पौधों से उगे सब्जियों और फलों को हरियाली और रोहन बाजार में बेचते हैं और अपना
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप खोल लेते हैं। सजना है मुझे बस अपने लिए, सजना है मुझे बस अपने लिए। प्रीति शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी कि तभी उसका पति ऋत्विक ऑफिस से थका हुआ घर आता है और प्रीति को आवाज देता है। प्रीति, कहाँ हो? घर आ गया हूँ, एक गिलास पानी लेकर आना। ऋत्विक की आवाज सुनकर प्रीति जल्दी से एक गिलास पानी लेकर जाती है। प्रीति को इतना सजा धजा देखकर ऋत्विक प्रीति से पूछता है, आज इतनी सजी धजी क्यों हो? देखो, अगर तुम्हारा बाहर डिनर करने का मूड है ना तो पहले ही बता दे रहा हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऋत्विक, तुम आज का दिन भूल गए? तुम्हें नहीं याद कि मैं आज इतनी तैयार क्यों हुई हूँ और आज क्या है? अरे यार, आज ऐसा क्या है जो ये इतनी तैयार हुई है? क्या भूल रहा हूँ मैं? आज ना तो मेरा बर्थडे है ना इसका, फिर क्या है आज जो मैं भूल रहा हूँ? तुम भूल गए ना कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। शादी से पहले तो तुम्हें फर्स्ट वीक एनिवर्सरी भी याद रहती थी, और शादी होने के बाद कितने बदल गए हो तुम। तुम्हें हमारी शादी की पहली सालगिरह भी नहीं याद। इस तरह से प्रीति नाराज होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब काम ज्यादा होने की वजह से ऋत्विक प्रीति को टाइम नहीं दे पाता। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक ऑफिस से आता है कि तभी उसकी माँ अर्चना ऋत्विक को अपने पास बुला लेती है। कुछ समय ऋत्विक अपनी माँ से बात करने लगता है। ये देखकर प्रीति एक बार फिर से नाराज हो जाती है। जब ऋत्विक कमरे में जाता है तो प्रीति से कहता है, क्या हुआ प्रीति? आज तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अरे यार, बता भी दो ना क्या हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है। शादी से पहले तो तुम्हें मुझसे हर दिन मिलना होता था, पर शादी होने के बाद एक ही घर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। प्रीति, पहले का समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, और वैसे भी अभी ऑफिस में काम भी बहुत रहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। ओहो, मैंने टाइम मांगा तो डायलॉग बाजी। माँ ने एक बार बुलाया तो माँ के पास 2 घंटे बैठकर उनसे दिल भरकर बातें की। ऑफिस जाओ तो माँ से मिलकर आओ, तो शाम को माँ से मिलो, और थोड़ा टाइम बचे तो दोस्तों में गंवा दो। और फिर भी मेरे लिए थोड़ा समय मिल जाता है तो तुम्हारे रिश्तेदार आ टपकते हैं। शादी के बाद कितना एडजस्ट कर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, पर तुम्हें देखो, शादी के बाद तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। इस तरह से एक बार फिर प्रीति का भजन शुरू हो जाता है, और ये देखकर हर बार की तरह ऋत्विक चुपचाप बिना किसी बातों का जवाब दिए सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋत्विक के दोस्त घर आते हैं। ऋत्विक अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर प्रीति किचन में खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद ऋत्विक किचन में आता है और प्रीति से कहता है, प्रीति, काफ़ी दिनों से मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस बार मुंबई जाने का प्लान बनाया है, तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ तुम मुंबई। मुझे पता था तुम मुझे कहीं कभी भी जाने से रोक नहीं सकती। क्या करूंगी रोक कर? कौन सा तुम मेरे रोकने से रुक जाओगी? शादी से पहले कहीं पर भी घूमने का प्लान बनता था तो वो मेरे साथ होता था, पर अब शादी के बाद दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम। जाओ, घूमने जाओ ना तुम। मुझसे तो इसीलिए शादी की थी ताकि मैं नौकरानी की तरह रसोई में खाना बनाती रहूं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। प्रीति, जब से शादी हुई है तब से मैं कहाँ किसी के साथ घूमने गया? इतने दिनों बाद दोस्तों के साथ एक प्लान बना है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हें दोस्तों की इतनी ही चिंता है, अपने दोस्तों से इतना ही प्यार है, तो उनसे ही शादी करनी थी ना, मुझसे शादी क्यों करी? सच बताना, जब से शादी हुई है तब से तुम कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए? तुम्हें तो अब मैं सुंदर नहीं लगती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल है मेरा। इस तरह से एक बार फिर प्रीति नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देता है। समय के साथ अब ऋत्विक के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, तो वहीं प्रीति की शिकायतें भी। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक घर में ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी प्रीति तैयार होकर ऋत्विक के पास जाती है और कहती है, ऋत्विक, आज तुम घर में हो ना? हाँ, तो
तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों आज क्लब जाए। बहुत दिन हो गए। शादी से पहले कैसे तुम मुझे हर हफ्ते क्लब लेकर जाया करती थी। प्रीति, हम एक इज्जतदार घर से हैं और हमारे घर की बहू घर से बाहर नहीं निकलती, और तुम्हें क्लब जाना है? अरे कोई ज़रूरत नहीं है क्लब जाने की। चुपचाप से घर में बैठी रहो और घर का काम करो। और एक बात, अब शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो, तो तुम जितनी जल्दी बहू होने के तौर तरीके सीख लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऋत्विक की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और प्रीति अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, शादी से पहले सब कुछ कितना अच्छा था। मैं कहीं भी आ जा सकती थी, कैसे भी कपड़े पहन सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई रोकने बोलने वाला नहीं था। पर शादी होने के बाद सिर्फ साड़ी पहनना है। घर से कहीं बाहर भी जाना हो तो सास और पति से पूछ कर जाना पड़ता है। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। काश मैंने इस ऋत्विक के बच्चे से शादी ही ना की होती। आज ऋत्विक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रीति के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए अब प्रीति ऋत्विक से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन ऋत्विक बड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर प्रीति कहती है, क्या हुआ ऋत्विक, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम नहीं समझोगी। तुमने तो अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई है। हमेशा तुम्हें मुझसे शिकायत ही रहती है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो कौन सा तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दोगी। आपकी पत्नी हूँ मैं, आपसे लड़ने झगड़ने का हक है मेरा। मैं ना समझ नहीं हूँ। और वैसे भी शादी के बाद अकेले सिर्फ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने भी किया है। अगर शादी के बाद आपके दोस्त छूटे हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आई हैं, तो मैंने भी अपना परिवार दोस्त छोड़े हैं। आपके साथ मेरे भी कंधों पर मेरे ससुराल वालों की जिम्मेदारी आई हैं। लव मैरिज होने के बावजूद भी मैंने एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। मुझे माफ़ करना प्रीति, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने सेविंग के सारे पैसे कंपनी में लगाए थे, पर वो कंपनी डूब गई है और अब मेरे पैसे भी। अगर मैंने कंपनी बंद होने से पहले अपने पैसे नहीं निकलवाए तो हम रोड पर आ जाएंगे। जब ऋत्विक प्रीति को सारी बात बताता है और प्रीति ऋत्विक का साथ देती है, तो दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं और आखिरकार बहुत जल्द ऋत्विक को उसके पैसे मिल जाते हैं। जब ऋत्विक को उसके फंसे हुए पैसे मिलते हैं तो ऋत्विक प्रीति से कहता है, प्रीति, ये देखो, मुझे मेरे पैसे मिल गए। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अब बताओ तुम कहाँ जाना है तुम्हें, मुंबई, गोवा, स्विट्जरलैंड या ताइवान। अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पैसे उस कंपनी में फंसे थे, तब कैसे चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहे थे। अब जैसे ही पैसे हाथ में आए, उन्हें उड़ाने की सोचने लगे। अरे इन पैसों की सेविंग करो, आने वाले समय में हमारे काम आएंगे। और वैसे भी इंसान सेविंग इसीलिए तो करता है ताकि आने वाले समय में वो पैसे काम आ सके, न कि वो फालतू में उड़ा सके। जो प्रीति हर समय ऋत्विक से पैसे खर्च करवाने की सोचा करती थी, आज वही प्रीति शादी के बाद पैसे बचाने की बात कर रही थी। प्रीति में इतना बदलाव देखकर ऋत्विक को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं शादी के बाद भी ऋत्विक का वही पहले जैसा प्यार देखकर प्रीति को भी अच्छा लगता है और इस तरह से दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते एक साथ प्यार से रहते हैं।